हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः वेलकम है। तो आज हम लोग अपने रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट है, पार्ट 6 है शायद हमारे ख्याल से, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 हम लोग ने कार्बोकेटाइन पढ़ा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा था। तो वहां हमने बताया था आपको कि रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन और कार्बिन। तो हमको एक एक करके स्टडी करना था सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो उसमें हम लोग को पहला थोड़ा सा पढ़े थे कार्बोकेटाइन के बारे में। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है बताए थे, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन बनते हैं। दो टाइप के होते हैं बताए थे, एक बताए थे हम आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और एक बताए थे क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो होते हैं टेट्रावेलेंट होते हैं बाल्की, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो ब्रिज होते हैं या पेंटावेलेंट और हेक्सावेलेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी। तो हमने उसी समय आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन का जो कार्बन होता है वह जो होता है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो आज उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं। तो कार्बोकेटाइन में जो हमारा कार्बन होता है, ठीक है, वह एक तो ट्राईवेलेंट है। क्या है? ट्राईवेलेंट, 3 इसकी वैलेंट ट्राईवेलेंट है। प्लस उसके बाद से ये इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर हम गिने तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। तो sp2 में मतलब ऐसे 3 ऑर्बिटल होंगे, तो 3 ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल का तो ये यूज कर ले रहा है, 3 ऑर्बिटल का तो यूज कर ले रहा है आपका बॉन्ड बनाने में। जैसे बाय द वे मान लीजिए कि ये अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेके चल रहे हैं तो C प्लस H और R होता है इसमें, तो C का जो है आपका जो ऐसे होगा, ठीक है। तो एक का कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक का इसका यूज कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और एक p ऑर्बिटल, क्योंकि R में होगा कार्बन, तो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने में। समझ रहे हो? हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल होता है, तो एक s से, हाइड्रोजन का s से, और एल्किल का p के ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, उसके बाद से जब ये हाइब्रिडेशन किया होगा sp2, तो एक s ऑर्बिटल का यूज किया होगा और 3 p में से 2 p ऑर्बिटल का यूज किया होगा, यानी px और py का यूज किया है। ठीक है, और जो ये pz ऑर्बिटल है वो इम्पटी है, तो जो ये pz ऑर्बिटल होता है वो इसके ऐसे इम्पटी होता है यहां पर। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो कार्बोकेटाइन में कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राईवेलेंट होता है, और बॉन्ड एंगल 120 होता है। शेप कैसा होता है? प्लेनर। ठीक है, बाकी sp2 का 3 ऑर्बिटल का यूज कर लेता है वो बॉन्ड बनाने में, ठीक है, अदर एटम के साथ। और बाकी जो एक इसका pz है वह प्लेन के एबव, यानी बाय द वे ये समझे आप, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है एक इधर होगा, ये कार्बन है तो एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के पीछे बुना होगा, एक प्लेन में होगा, और जो p ऑर्बिटल है उसके परपेंडिकुलर होगा, जो खाली है pz वाला। तो pz ऑर्बिटल जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो खाली होगा। ठीक है, ऐसे जो pz ऑर्बिटल है। तो इसका अगर हम शेप बनाए तो C प्लस जो है एक प्लेन के पीछे से बना लिया, मान लीजिए टर्शियरी बना रहे हैं तो यहाँ पे R होगा, एक प्लेन के एबव होगा, और एक तो हाइड्रोजन या एल्किल के साथ वो बनाएगा प्लेन पे, और जो p ऑर्बिटल खाली है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मतलब द कार्बन एटम इन कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड इट
बॉन्डेड इट्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ अदर एटम। जो sp2 का 3 ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो किसी अन्य एटम के साथ एक बॉन्ड बना ले रहा है, और एक जो pz ऑर्बिटल जो वेकेंट है, एम्प्टी है, वह इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रह रहा है। प्लस ट्रायंगुलर प्लेनर इसका शेप है, और इसके दो एटम्स जो आर आर हैं चाहे एच एच है, उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। कुल मिलाकर यही इसकी स्टोइकियोमेट्री है। अब हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है कार्बोकेटाइन। रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अगला हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग है आज का हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कई तरीके से हमारा कार्बोकेटाइन बन सकता है। उसमें सबसे पहला तरीका है बाय द, पहली बात हेट्रोलिटिक फिजन से ही बनेगा। होमोलिटिक फिजन से कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। हेट्रोलिटिक फिजन हम आपको पहले इस सीरीज के पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं, फिजन से ही स्टार्ट हुआ था, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन से। तो होमोलिटिक से वहीं पे आपको बताए थे कि कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। तो हेट्रोलिटिक फिजन बाय द हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन और हेट्रोएटम, जैसे हेलोजन हो गया और ऑक्सीजन, ये सब हेट्रोएटम कहलाते हैं। तो मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है CH3 और हेलोजन से जुड़ा हुआ है, तो जब ये आपका हेट्रोलिटिक फिजन हो, मतलब ये बॉन्ड किसी एक पे ही चला जाए पूरा, तो जब ये यहाँ पे गया तो एक्स पे आ गया माइनस चार्ज, इस पे आ गया प्लस चार्ज, तो आपका देखिए कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, और भी देख सकते हैं, तो जहां पर यक्स की बात करें तो यक्स हेलोजन भी हो सकता है। ठीक है, हेलोजन हो सकता है, एसीटेट हो सकता है COCH3, और भी हो सकता है, कई ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें आ जाएगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। तो पहला हो गया बाई। दूसरा बाय द हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ ओनियम साल्ट। ठीक है, ओनियम साल्ट। और तीसरा बाय द हेट्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम साल्ट। तो ओनियम साल्ट में ROH आएगा, RNH2 आएगा, एमीन आएगा और RSH आएगा। इसमें तो आप जानते ही हैं डाइजोनियम साल्ट में RN2 आता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब H+ से रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, और एसिडिफिकेशन करा रहे हैं मतलब H+ से। तो H+ जाएगा तो इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो ये बना लेगा RO, और ये केस था, एक और H आ गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हो गया R+। R मतलब उस पर कार्बन होता है, R मतलब एल्किल ग्रुप CH3 हो गया, C2H5 हो गया, सब आ गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया। सेम यहाँ पे भी, चलिए R के जब कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, R के जब मान लीजिए CH3 ले लिया गया, तो ये H+ गया तो NH3 हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। देखिए एक चीज और तरीके से कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएंगे, उनके पास निगेटिव होने चाहिए। मतलब तो ये प्लस चार्ज है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, उसका न्यूट्रल हो जाएगा, अमोनियन के रूप में निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसमें प्लस चार्ज आ गया CH3। इसी प्रकार सेम इसका हो जाएगा। डाइजोनियम साल्ट, तो ये डाइजोनियम साल्ट है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, R में प्लस चार्ज आ गया, N2 न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ तरीका था जिसके द्वारा हमारा कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स के बारे में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन में पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मीजोमेरिक इफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक था वो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, इन तीनों में इसको हम पढ़ा चुके हैं। इसके पहले वाले में ही हम बताए थे, इसके पहले वाले पार्ट में, ये पार्ट 6 है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पार्ट 6 है। पार्ट 5 में भी हम बता चुके थे कि जो कार्बोकेटाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं तीसरा टॉपिक हमारा आज का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहला इसके बारे में जाने हम, कार्बोकेटाइन आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज एंड आर अनस्टेबल एंड
क्विकली गेट कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल प्रोडक्ट। जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वह बहुत ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और अनस्टेबल भी होते हैं, और तुरंत वो चाहते हैं कि हम कन्वर्ट हो जाए मोर स्टेबल प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। तो इसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हम 3 इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, और ये हाइपर कंजुगेशन का भी यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं रेजोनेंस का। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ 3 इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ाया जा चुका है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, और तीसरा रेजोनेंस के द्वारा हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। पहला हम बात कर रहे हैं, अच्छा जिस दिन हम पार्ट 5 बताए थे उसी में बताए थे एल्किल कार्बोकेटाइन क्या होता है। एल्किल मतलब कि चेन वाला, सीधे सी जो है ऐसे अगर चेन में है तो एल्किल कार्बोकेटाइन है। फिर बताए थे आपको हम वाइनिल कार्बोकेटाइन। वाइनिल कार्बोकेटाइन मतलब डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। ठीक है, फिर आपको बताए थे हम ये एसिटिलिनिक। एसिटिलिक में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हो गया आपका एल्किल कार्बोकेटाइन, ये हो गया आपका वाइनिल कार्बोकेटाइन, और ये हो गया एसिटिलिनिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद से हम बताए थे कि ये सब जो है क्लासिकल में आते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन में आते हैं, और बाकी जो है जो आपका ये कहते हैं जो हेक्सावेलेंट, पेंटावेलेंट था और टेट्रावेलेंट था, और नॉन ब्रिज जो था, ब्रिज में जो होता था इसे ये हमारे आएंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में। ठीक है, तो हम लोग पहला इसकी पढ़ेंगे कि ये किस किस केस में इसको कैसे स्टेबल किया जाएगा। तो पहला किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल्किल कार्बोकेटाइन की। तो देखिए एल्किल कार्बोकेटाइन मतलब हम लोग यही लेके चल रहे हैं, C+ है। अब मान लीजिए यहाँ 3 ग्रुप जो था वो हम लोग लगाते चल रहे हैं। मान लीजिए इस केस में हमने तीनों लगा दिया एल्किल ग्रुप, CH3 मिथिल ग्रुप लगा दिया। इसमें 2 पे लगाया CH3 और एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसमें हमने क्या किया, दोनों पे हाइड्रोजन लगा दिया। इसमें हमने तीनों पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको दोनों तरीके से, इंडक्टिव इफेक्ट भी और हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, तो दोनों से इफेक्ट किया जाएगा। देखिए CH3 जो होता है वो कौन सा होता है, +I इफेक्ट, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसे, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। इसमें कोई और है नहीं, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है या कार्बन कह सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना आदमी इलेक्ट्रॉन दे खुश है। तो यहाँ पे 3 लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 भी नहीं, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, कोई भिखारी है तो उसको पैसे नहीं चाहिए, वही है, ये भिखारी है बेचारा। अब जितना उसको पैसा दे दिया जाए, तो पैसा देने वाले लोग हैं यहाँ पर। अब ये बेचारा भिखारी कोई पैसे नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन देता ही नहीं है। यहाँ पे 1 ही पैसा दे रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कौन स्टेबल होगा, सबसे स्टेबल ये होगा, ये बहुत कम स्टेबल होगा, मेथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद से हम इसको एक और तरीके से समझा सकते हैं। ये तो अभी हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, अब इसको समझा जाएगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो याद कीजिए हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब कोई CH, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ठीक है, CH, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये CH किसी सिग्मा बॉन्ड द्वारा, एक सिंगल बॉन्ड द्वारा किसी ऐसे सिस्टम से ऑक्युपाई हो, जो सिस्टम क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन पे प्लस चार्ज, मतलब कि वैकेंट p ऑर्बिटल वाला। एक बार और हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कि जब कोई CH सिग्मा बॉन्ड किसी ऐसे सिस्टम से सेपरेट हो, जो सिस्टम या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मतलब उसके पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, या ये CH सिग्मा बॉन्ड किसी वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल से ऑक्युपाई हो, मतलब ऐसे कार्बन से ऑक्युपाई हो जिसके पास p ऑर्बिटल खाली है। अभी बताए थे कि इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, pz वाला। किस कैसे सेपरेट हो, बाय थ्रो ए सिग्मा बॉन्ड। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये टूट जाता है, यहां चला आता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ले जाओ, इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। ठीक है, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ आया, यही हाइपर कंजुगेशन है।
तो ये बताइए, अगर यहाँ का इसमें, अब इसको हटा दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट हटा दीजिए, यहाँ इसको अगर देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसा काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि अल्फा ही होता है इसमें। इस कार्बोकेटाइन से 3 अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 3 अल्फा कार्बन से देखेंगे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 9। तो यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे? 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे? 3, क्योंकि इसके पास 3 ही हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, इस पे 0। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। समझ गए? अगर कोई चोर है तो वो जितना ज्यादा अपना चेहरा बदलेगा वो उतना ज्यादा वो पकड़ में नहीं आएगा, मतलब उतना ज्यादा वो स्थायी रहेगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। इसके 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आया? 9 बॉन्ड रेजोनेंस जो बताए थे आपको, तो ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू अदर। इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ कार्बोकेटाइन जैसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन या एलाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें रेजोनेंस नहीं लग रहा है, या इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन को। तो इसमें तो रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है, डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल माइनस या प्लस, तो इसमें कंजुगेशन नहीं था अभी तक जितने एग्जाम्पल लिए। तो रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा 3 इफेक्ट बताया ना स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए। रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ऑलरेडी हम बता चुके थे कि यह बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा होता है वह बेंजाइल कार्बन कहलाता है, मतलब इस पर प्लस चार्ज। ठीक है? अब इसका आप लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जानते ही हैं, बना दीजिए अल्टरनेट पर। ठीक है? अब क्या होता है देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चला गया आपका यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन जब गया तो यहां पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, जहां से गया वहां पे आ गया प्लस चार्ज और हो गया डबल बॉन्ड, और इसकी जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है? 2 हाइड्रोजन होगा तो CH2 लगा दिया गया, और आपका अल्टरनेट पे फिर ये गया यहां पर, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये आया यहां पर, तो ये आ गया आपका यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। फिर ये आएगा यहाँ पर, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये वाला फिर से बन गया। ठीक है? तो इसके कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने? 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है? एक हाइब्रिड बनेगा जो इसे बनाया जाता है CH2 कि जो ये प्लस है घूम रहा है पूरा, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब बल्कि 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो कौन सा कार्बोकेटाइन था? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब हम लोग बात करेंगे एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल ऑलरेडी बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड सेपरेट हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और उस पर क्या हो हमारा कोई कार्बोकेटाइन है, तो ये आपका हो गया वाइनिल कार्बोकेटाइन। ठीक है? तो ये भी देखिए रेजोनेंस यहाँ आया, तो ये हो गया आपका CH2 पे आ गया प्लस चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? तो इसके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए, इन दोनों में जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पहली बात कि प्लस R जो इफेक्ट होता है वो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में कौन ज्यादा आपका प्रभावी होता है? सबसे स्ट्रांग होता है प्लस R। ठीक है? सबसे स्ट्रांग होता है। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन की बात करें, इन दोनों में, तो इसमें 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, मतलब ये जो है ज्यादा स्टेबल है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन इसके मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है? और ये वाले जो होंगे एरिल, ये एरिल है, ये फेनिल है, बेंजीन के ऊपर मतलब बेंजीन रिंग्स है, वैसे फेनिल में तो इस पे होगा, बट ये बेंजील कहेंगे इसको। तो बेंजील कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस की वजह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहा है। बाकी अभी एल्किल की बात की, जो चेन वाले थे इसके पहले वाले, उसमें तो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं था, यानी ऑलरेडी ये स्टेबल है उससे, चेन वाले से, एल्किल वाले से।
ठीक है। तो एज कंपेयर के हिसाब से हम बात करें तो बेंजीन को लिखते हैं C6H5 और ये हो गया CH2+। तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2+ से, और ये स्टेबल है आपका प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी कार्बोकेटायन से। ठीक है। उसके बाद से और थोड़ा आगे बढ़ा जाए, साइक्लोप्रोपिनिल केटायन की बात किया जाए। साइक्लोप्रोपिनिल केटायन, ठीक है। ये तो साइक्लोप्रोपिन केटायन जो है, जब ये होता है क्या कहते हैं, जब यहां जाएगा तो एरोमेटिसिटी के कारण, किसके कारण, एरोमेटिसिटी के कारण, यानी ये प्लस पूरा घूमेगा तो एरोमेटिसिटी के कारण, एरोमेटाइजेशन के कारण ये स्टेबल है साइक्लोप्रोपिल केटायन भी। साइक्लोप्रोपिनिल केटायन, साइक्लोप्रोपिनिल क्योंकि डबल बॉन्ड इसलिए इनिल लगा है, तो कार्बोकेटायन जो है वो ड्यू टू द एरोमेटाइजेशन इज मोर स्टेबल। तो अब हम बात करें स्टेबिलिटी का, ओवरऑल स्टेबिलिटी का, तो कुछ ओवरऑल स्टेबिलिटी का यही है आर्डर कि सबसे ज्यादा जो है स्टेबल आपका एक प्रकार का ये कार्बोकेटायन जो होता है C+, ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, ठीक है। फिर 2 गो वाले से, पहले बना लिया जाए पूरा। और ये जो है आपका ट्रोपिलिनियम केटायन, ट्रोपिलिनियम जिसमें 7 मेंबर का होता है, उससे ज्यादा स्टेबल है ये, ठीक है। इससे ज्यादा स्टेबल है। अब फिर ये वाला जो है वो आपका बेंजीन की बात किया जाए, बेंजीन का जो ये है डाइफेनिल कार्बोकेटायन, डाइफेनिल कार्बोकेटायन उससे स्टेबल है। फिर ये जो है आपका वो बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है। ये ट्राई वाला भी कर सकते हैं इसको हम। ये वाला डबल वाला ज्यादा है, सी एक आपका H रहेगा, बाकी डाइफेनिल, ये ट्राइफेनिल है, ठीक है। फिर ये जो है आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन से स्टेबल है, जो भी बनाए थे, ठीक है। उसके बाद से जो होते हैं ये आते हैं हमारे ये वाइनिल वाले, डबल बॉन्ड वाले, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। उसके बाद से फिर आएगा हमारा टर्शियरी कार्बोकेटायन, जो टर्शियरी है C+, CH3 CH3 CH3, ठीक है। उसके बाद से आपका आएगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी, और सबसे कम इसके बाद जो है वो प्राइमरी हो गया, और मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम कार्बोकेटायन स्टेबल कौन है, कार्बोकेटायन। तो ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो देखिए यहां से और यहां तक तो हम ऑन द फैक्टर ऑफ रेजोनेंस समझा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूट के यहां जाता है जिससे यहां पे कार्बोकेटायन आ सकता है, ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहां जाता है जिससे यहां पे कार्बोकेटायन आ सकता है, ये यहां जाता है। तो बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से जो है ये ज्यादा मोर स्टेबल है। प्लस इसमें ये ट्रोपिनियम जो कार्बोकेटायन है इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एज बेंजीन के ऊपर वाला कार्बोकेटायन से, ये वाले से। ये ज्यादा स्टेबल है इससे ना, एक मिनट, इसका आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। इससे उल्टा हो गया क्या, यहां से उल्टा हो गया, इधर उल्टा बनाए थे हम, तो ये ऐसे होगा। ये स्टेबल है इससे, या इससे स्टेबल है, या इससे स्टेबल है, और ये इससे स्टेबल है, यहां से ये इससे स्टेबल है, और ये स्टेबल, समझ गए, यानी ऐसे क्रम चल रहा है इससे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
तो ये दोनों बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से, मल्टीपल स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो स्टेबल है। ये मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, इसका पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद ये, तो ये इसका भी वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ज्यादा होगा इसके मुकाबले, फिर इसका इससे ज्यादा होगा, इसका जो रेजोनेटिंग इससे ज्यादा होगा, इसका कम है, फिर ये सब तो बता दिए हैं। ये स्टेबिलिटी है कुछ कार्बोकेटाइंस की। अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी कार्बोकेटाइन के अगल बगल में अल्फा पोजीशन में कोई हेट्रोएटम है, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिनके ऊपर लोन पेयर है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी जान लीजिए। यानी कि अगर अल्फा पोजीशन पे कोई क्या कहते हैं हेट्रोएटम है, जैसे ये हो गया आपका C+ और C+ के अल्फा पोजीशन पे वो है, ठीक है, इसमें ये है बस। तो अब क्या हो गया, अब ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर इसके पास लोन पेयर है। ये आपका इसे मेसोमेरिक इफेक्ट द्वारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अपना शेयर कर देगा वो लोन पेयर। तो ये तो हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप समझ चुके होंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। आज अगर हम मूव करें एल्किल की बात करें, तो एल्किल कार्बोकेटाइन में टर्शियरी ज्यादा होता है स्टेबल। वाइनिल में बात करें तो वाइनिल में आपको देखेंगे ज्यादा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है। वही बात फेनिल के केस में होगा या बेंजाइल के केस में होगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। फेनाइल कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फेनाइल कार्बोकेटाइन कहीं भी नहीं है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ही है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमारा फोर्थ हेडिंग जो है आज का वह है रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन इसका है वो हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से कार्बोकेटाइन बनता है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें क्या है, ये कार्बोकेटाइन में लॉस ए प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। मतलब कोई कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और ये क्या करेगा आपका, ये इस प्रोटॉन को लॉस कर देगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH2, बना लिया एल्कीन, ठीक है, पहला। तो कार्बोकेटाइन जो होते हैं अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, या कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसमें ये लॉस कर देगा और अपना शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिससे हमारा एल्कीन बन जाएगा। दूसरा, अच्छा इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें सेडजेफ रूल बताए थे आपको, सेडजेफ रूल इसमें हो सकता है CH3 CH और CH+ और CH2 ऐसे भी दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट हाइड्रोजन है, जैसे एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, दो अलग अलग है। तो अगर यहां से निकाल रहा है तो यहाँ पे आएगा, यहां से निकाल रहा है तो यहाँ पे आएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3, अगर ये गया तो यहाँ पर, ठीक है, पहला। दूसरा केस जो है ये अगर ये यहाँ आ रहा है, सेकेंड केस, तो CH3 CH CH2 है, CH2, और यहाँ पे आपका CH हो गया और ये हो गया CH2। तो गिनिए, हम बताए थे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर गिनिए, या मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर। इसमें दो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। या इन दोनों से जुड़े जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे गिनिए कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें कितने हैं, इससे जुड़े पे अल्फा, यही ना अल्फा, ये बीटा है, तो अल्फा बस गिनते हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो केवल 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मेजर नहीं बल्कि माइनर होगा और ये मेजर होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है। सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्टेबिलिटी, मेजर प्रोडक्ट। तो पहला हो गया एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। दूसरा है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिएक्शन क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट।
मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, दूसरा रीअरेंजमेंट। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरा होता है एल्किल शिफ्ट। तीसरा होता है रिंग एक्सपेंशन। अच्छा, हाइड्राइड शिफ्ट में एक होता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट और एक होता है 1-4। तो 1-4 को हम माइकलसन शिफ्ट भी बोलते हैं। पहला से चौथा जाता है हाइड्रोजन, तो उसे हम लोग माइकलसन शिफ्ट भी बोलते हैं। ये हमको अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को क्लास 11 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बेसिक पे हम लोग, तो उसके हिसाब से हमारा हम लोग को 1-2 ही देखा जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है इस रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, यह इंटरमीडिएट बना। तो इसमें अगर हम बात करें ये कार्बोकेटायन, तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, एक हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ऑलरेडी बता चुके थे कि अगर कार्बोकेटायन के पास 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये है प्राइमरी। अगर एक हाइड्रोजन, बाकी दोनों कार्बन हो सकते हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन या कुछ हो सकता है, तो टर्शियरी। और 3 हाइड्रोजन तो मेथाइल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी है। अगर बाई चांस अगल बगल के कोई मॉलिक्यूल के शिफ्ट होने से, हाइड्रोजन के या फेनिल के शिफ्ट होने से, अगर वो कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है, मतलब सेकेंडरी से टर्शियरी हो रहा है, चाहे प्राइमरी से सेकेंडरी हो रहा है, ठीक है, अगर हम इसको एच कर दिए होते हैं तो ये प्राइमरी हो गया। अब तो ये शिफ्ट करके जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा तो सेकेंडरी बन जाएगा या टर्शियरी बन जाएगा। यानी अगर स्टेबिलिटी का चांस है कि शिफ्ट होने से प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है या सेकेंडरी से टर्शियरी बन रहा है, तो वो करेगा। जैसे अगर ये हाइड्रोजन जो है यहां से चला गया यहां पर, इलेक्ट्रॉन देके ये यहां से यहां चला गया और ये यहां चला आया, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये हो गया आप पर प्लस चार्ज इस पर आ गया, और सिंगल बॉन्ड ये यहां चला गया, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल। इसी को बोलते हैं हम लोग 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, पहले से दूसरे पे चला गया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं इसको। अब दूसरा मिथाइल शिफ्ट करके देखा जाए, एल्किल शिफ्ट करके देखा जाए। उसी में हमने हाइड्रोजन हटा कर CH3 कर दिया, तो ये फिर से अभी अभी आपका ये सेकेंडरी है। अगर बाय द वे मिथाइल शिफ्ट करके गया यहाँ पर और यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो CH3 CH3 और इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये हो गया CH, इससे CH3 जुड़ गया, इससे CH3 जुड़ गया। ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया, टर्शियरी, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं इसको, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, एल्किल में मिथाइल शिफ्ट हो गया। किसी किसी में एक से अधिक स्टेप में भी होता है शिफ्ट, ठीक है, एक से अधिक स्टेप में होता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए कि तो एक ही स्टेप में शिफ्ट कर रहा है और इसमें स्टेबल हो जा रहा है, तो CH3 CH H और ये हो गया आपका CH2 प्लस। तो पहले तो यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां पर ये हो गया CH3 और ये CH3 हो गया और ये हो गया आपका CH, इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये हो गया CH3, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये हो गया CH3 CH3 और प्लस चार्ज आ गया, प्राइमरी से आपका बन गया टर्शियरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्राइड शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है रिंग एक्सपेंशन, रिंग बढ़ोतरी। तो मान लीजिए एक हमने कार्बोकेटायन लिया ऐसे रिंग वाला,
ठीक है। तो जो छोटे रिंग होते हैं जैसे 4 मेंबर रिंग या 3 मेंबर रिंग, साइक्लोप्रोपिल या साइक्लोब्यूटिल रिंग जो होते हैं उसमें ज्यादा स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन, एंगल कम होने की वजह से एंगल स्ट्रेन होता है, जिससे अगर बाई चांस इसके पास ऑप्शन है 4 मेंबर से 5 मेंबर होने का, 3 से 4 होने का, तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपना रिंग एक्सपेंड करते हैं जिससे और स्टेबिलिटी हो। तो इस केस में देखिए क्या होगा, ये वाला जो है ये रिंग पूरा बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो हम इसी तरह बना रहे हैं अभी, ये रिंग टूट गया, ठीक है, ये चला गया इस कार्बन के पास, ये चला गया इसके पास, और ये ऑलरेडी ऐसे था। तो ये 4 मेंबर से कितना मेंबर हो गया, 5 मेंबर, और यहां से टूट के गया यहाँ पे, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, इस पर आ गया प्लस चार्ज। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, 5 मेंबर का रिंग है, ठीक है, 5 मेंबर का है, ये कार्बन के पास CH3 है, उसके बगल वाले कार्बन के पास भी CH3 है, लेकिन उसके पास प्लस चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर एंगल स्ट्रेन, ठीक है, अनस्टेबल, लेस एंगल स्ट्रेन, स्टेबल। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। अब हमारा है रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना है, तो हमने इस पर अलग से एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें आपको मिल जाएगा, इसका टॉपिक भी मिल जाएगा। इसमें पिनाकोल पिनाकोलोन है, वेगनर मिर्विन रिएजमेंट है, डाई एनॉल फिनॉल है, टेफनेजॉ रिएक्शन है, और एक और है उसमें बेलर विलेगर, ठीक है, डाई एनॉल फिनॉल। तो ये रिएक्शन जो होते हैं कार्बोकेटाइन के कारण होते हैं। तो कार्बोकेटाइन का रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ें, कार्बोकेटाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की। कार्बोकेटाइन में जो कार्बन होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उसके 3 ऑर्बिटल जो होते हैं sp2 वाले, वह किसी एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं, या किसी केस में पाई बॉन्ड भी बनाया होगा, लेकिन हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो एक p ऑर्बिटल खाली है pz में, sp2 है तो एक p खाली होगा, वह उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, 120 डिग्री होता है, ट्राइगोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर पढ़े थे इसके हम स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबिलिटी के बारे में पूरा पढ़ाया गया है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया सकता है। फिर हम पढ़े हैं इसका क्या कहते हैं, कैसे बनता है जनरेशन, तो ये बताया हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड, और कार्बन डाइजोनियम बॉन्ड, इसके टूटने से होमोलिटिक नहीं हेट्रोलिटिक फ्यूजन के वजह से बनता है, कार्बन प्लस आ जाता है। फिर इसके रिएक्शन बताए थे कि प्रोटॉन को लोज करके एल्कीन बनाता है, या एल्कीन शिफ्ट करता है, हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, या आपका रिंग एक्सपेंशन करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अपना कार्बोनाइन, दूसरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और इसको चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा।